सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम आपके लिए क्या कर नई वीडियो जिसमें आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि इन दिस लेक्चर या इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है हमारा हाइपोथेसिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड द डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक विशेषताएं, गुण क्या होते हैं, ठीक है, सोर्सेज क्या होते हैं हाइपोथेसिस के एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद आपका रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल सेशन। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो और आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, क्या होता है, तो बहुत सरल भाषा के अंदर यहाँ पे लिखी गई है चीज़ें, ठीक है, एकदम एटिमोलॉजी से लेके यानी कैसे ओरिजिन हुआ इस वर्ड का, कहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है, एंड देन डेफिनेशंस। तो सारा आपको यहाँ पे एकदम सरल तरीके से देखने को मिल जाएंगी, एकदम सिंप्लीफाइड मैनर्स में और एकदम सिस्टमेटिक अरेंज्ड चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ड हाइपोथेसिस जो है वो डिराइव हुआ है हाइपोथेटिया वर्ड से। कहाँ से? हाइपोथेटिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू पुट अंडर आर टू सपोज, यानी कोई चीज़ सपोज करना, ठीक है। ये सिंपली थोड़ा सा इसका मीनिंग याद रख सकते हो आप, ठीक है, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एज सच आपको लिखना पड़ेगा। नाउ द वर्ड हाइपोथेसिस ड्राइव फ्रॉम द वर्ड्स, यानी टू वर्ड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना है। द हाइपोथेसिस, हाइपो प्लस थीसिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब दैट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ नॉट डेफिनिट, ठीक है, अनिश्चित है अभी तक, ठीक है। और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन मतलब अभी तक वेरिफिकेशन होनी है इस चीज़ की। या फिर थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट आर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और अगर इसका हम लिटरल मीनिंग की बात करें यानी रिटन मीनिंग, दोनों को मिला के क्या बनेगा? टेंटेटिव सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम का टेंटेटिव सोल्यूशन। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अभी तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कोई भी आपने रिसर्च के लिए प्रॉब्लम जो है वो चूज़ करी है, ठीक है। तो अभी आप एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन करोगे कि दिस माइट बी द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो क्या है आपकी? वही तो है हाइपोथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप इसका जब कंसेप्ट लिखोगे या मीनिंग आपको पूछा जाता है, देन यू हैव टू राइट या ऐड दीज पॉइंट्स, ठीक है। लाइक हाइपोथेसिस इज द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स मतलब जो भी हम फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है, उनको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं। वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वैल्यू जो है वो आपकी वेरी कर सकती है अक्रॉस द डेटा, अक्रॉस द रिसर्च, ठीक है। और ये लिखा है कि हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है। लाइक जैसे आप मैथ के अंदर लेते हो ना एक्स, तो एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। फॉर्मल स्टेटमेंट मींस आप इसको एकदम ऐसे नहीं है कि जो मन में आया वो लिख दिया, नहीं, आप एकदम ऐसे सोच समझ के लॉजिक रीजनिंग या डेटा कलेक्ट करके या आप जो है वो एकदम प्रिलिमिनरी रिसर्च कंडक्ट करके आप इसको स्टेटमेंट तैयार करते हो, ठीक है। किसकी स्टेटमेंट होती है ये? टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन, यानी अपेक्षित जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, अनुमान लगा रहे हो, या ये जो है वो इसका उत्तर हो सकता है, या ऐसे करेंगे तो ऐसा आंसर आ सकता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी रिलेशन की बात करता है किसके बारे में? दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में किसी भी पॉपुलेशन, जो भी हम पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम नीचे बात करेंगे। लाइक हम बता देते हैं आपको, जैसे कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आपकी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्हांस दी स्टूडेंट्स अचीवमेंट। क्या कर रहा है ये कि अगर हम आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो ये स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये मेरी हाइपोथेसिस बन गई। अब एक्चुअल में क्या बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, तो हम उसको एम्पिरिकली जो है वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है, बाद में जाके। तो वहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो आईसीटी टूल्स आ गए हमारे और दूसरा आ गया स्टूडेंट्स की अचीवमेंट। समझ आई आपको? क्या बोला मैंने? एक तो आईसीटी टूल्स आ गया आपके, दूसरा स्टूडेंट की अचीवमेंट। तो यहाँ पे जो आईसीटी टूल्स है ना, ये आपका एक वेरिएबल आ गया और दूसरा आपका आ गया अचीवमेंट, ठीक है। और ये जो आईसीटी टूल्स हैं दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, की कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, है ना। और स्टूडेंट अचीवमेंट डिपेंड कर रही है किस पे? आईसीटी टूल्स पे। बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ये अभी तक नहीं बताया हमें, और वो तो हमें आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो हमारा स्टूडेंट अचीवमेंट है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे? आईसीटी टूल्स के इंटीग्रेशन पे।
नाउ इट इज़ एन इंटेलिजेंट गैस, ठीक है, कि आपका एक दिमाग लगता है, ठीक है, मेंटल प्रक्रिया है कि आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना है, लॉजिक रीजनिंग, है ना, और प्रडिक्शन होती है, ठीक है, दैट गिव्स डायरेक्शन टू द रिसर्च टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम आर क्वेश्चंस। मतलब ये जो है फिर क्या करेगा, डायरेक्शन भी देता है कि रिसर्चर को बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करनी है, ऐसे ऐसे मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ये वाला डेटा तुमको लेना है, ये वाला इग्नोर करना है। समझ आई? उसके बाद टेंटेटिव सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू फर्दर वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस। अभी बताया मैंने, एम्पिरिकल एविडेंसेस मतलब कि आप इसको थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन वेरीफाई करोगे। समझ आ गई? नाउ हाइपोथेसिस का एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, ये भी आप लिख सकते हो। एंड थीसिस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द वेरिएबल्स इन द पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वहाँ पे वेरिएबल की क्या पोजीशन है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट पढ़े होंगे आपने, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल होता है कि कुछ वेरिएबल्स आपको कांस्टेंट रखने पड़ते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस की बात करें तो कर्लिंगर, ठीक है, एक तो पहली कर्लिंगर की डेफिनेशन आ जाएगी, दूसरी क्रेसवॉल, ग्रिनल। बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशंस दे रखी है अबाउट हाइपोथेसिस। तो ये कहते हैं कि अ हाइपोथेसिस कंजेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसने बोला एक कंजेक्चुरल स्टेटमेंट है, ठीक है, किसके बारे में, रिलेशन के बारे में, जो कि रिलेशन बताती है, संबंध बताती है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में। कंजेक्चुरल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एविडेंसेस, कि आपके इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है आपके पास इसका अभी तक, ये एक टेंटेटिव है, ठीक है, आप अनुमान लगा रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कंजेक्चुरल मतलब दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एविडेंसेस, यानी कोई भी आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। समझ आई? तो एक हाइपोथेसिस होती है जो कि कंजेक्चुरल स्टेटमेंट होती है, रिलेशन के बारे में बात करती है, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो कर्लिंगर ने सिंपल डेफिनेशन दे दी अबाउट हाइपोथेसिस। नाउ क्रेसवाल की अगर हम बात करें, क्रेसवाल इन्होंने बोला कि हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट की समझ आ चुकी है आपको, ठीक है, और डिपेंडेंट की भी आपको आ चुकी है। जो डिपेंड होता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। लाइक आप जैसे मेडिसिन खा रहे हो, आपको निमोनिया हो गया ना, तो अब निमोनिया जो है वो ठीक होता है कि नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करेगा, मेडिसिन पे। तो मेडिसिन क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। लेकिन जो निमोनिया है वो ठीक होगा नहीं होगा, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। समझ आई? तो वही है कि एक हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो प्रेजेंट करती है एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ग्रिनल ने क्या बोला कि एक हाइपोथेसिस जो है वो रिटन या अ हाइपोथेसिस रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन बाय वैलिड और रिलायबल डेटा या एंड रिलायबल डेटा, कि एक हाइपोथेसिस को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इट कैन बी प्रूवन है, इसको या तो प्रूव किया जा सकता है, या तो प्रूव होगी या तो डिसप्रूव होगी, सिंपल, ठीक है। कैसे? वैलिड और रिलायबल डेटा, जो कि हमें कैसे मिलेगा, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एम्पेरिकली इसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो ये ग्रिनल ने डेफिनेशन दी थी, बहुत सिंपल है। और अगर आपकी हाइपोथेसिस ठीक है, जो आपने प्रेडिक्ट करा था, अगर वो नहीं यानी वैलिड नहीं होता है, वेरीफाइड नहीं होती है, तो आपकी हाइपोथेसिस फेल हो जाएगी। फिर आप एक न्यू हाइपोथेसिस बनाओगे एंड देन फिर से अगेन आप स्टडी कंडक्ट करोगे, रिसर्च कंडक्ट करोगे। नाउ जैसे एग्जांपल्स दे रखी हैं यहाँ पे, स्टूडेंट डोंट डू वेल इन मैथ बिकॉज मैथ इज़ टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो बच्चे जो है वो मैथ के अंदर अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि मैथ जो डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट है ये एक वेरिएबल आ गया, दूसरा ये आ गया कि बच्चे से नहीं कर पा रहे मैथ के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट डोंट डू वेल इन साइंस, साइंस के अंदर अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि उनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी दो वेरिएबल आ गए, एक तो लेस इंटरेस्टेड, दूसरा आ गया साइंस के अंदर वो अच्छे से नहीं कर पाते। समझ आ गई? ऐसे करके आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आगे, जिससे क्या होगा और ज़्यादा आपका जो भी आइडिया है इसके बारे में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके विशेषताएं गुण क्या होते हैं, यानी एक जो गुड हाइपोथेसिस होती है आपकी, ठीक है, उसके कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस है क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी, यानी समझने योग्य होनी चाहिए। प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए और इम्प्लीकेशंस उसकी इस तरह से होनी चाहिए कि डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए पैदा उससे, ठीक है। वो मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, सिंपल भाषा के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आप लिख सकते हो। देन एम्पिरिकल बेस्ड होनी चाहिए, वही आ गया कि मस्ट बी वेरीफाइड एम्पिरिकली, एम्पिरिकली मतलब थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। समझ आ गई? यानी इसको प्रयोगशाला में लाके आप एक्सपेरिमेंट करके या अवलोकन करके, समझ आ गई? ऑब्जर्वेशन होता है मतलब एज सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग के अंदर या फिर आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करना एज सच।
फिर आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक, उसको वेरीफाई करना, एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन, फिर आप कंक्लूजन पे आते हो, ठीक है। तो अगर आपका कंक्लूजन हाइपोथेसिस के हिसाब से आ जाता है तो आपकी हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, कि मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, यानी सिंगल टारगेट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसी के रिलेटेड उसका होना चाहिए रिलेशन। कीप द रिसर्च एक्टिविटी फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो बायसेस, कि पर्सनल अपने बायसेस नहीं वहाँ पे कुछ लिख देना। नो पार्लर आंसर भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सिंगल आंसर आना चाहिए उसका। नाउ स्पेसिफिसिटी, ये वही आ गया कि मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी विशेष होनी चाहिए। लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, रिलेटेड टू द ओनली, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, ठीक है। शुड एक्सेप्टेड द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वही आ गया कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। रेलिवेंट, ये वही आ गया कि प्रॉब्लम के संदर्भ में होनी चाहिए, ठीक है। और थ्योरी अंडर टेस्ट, जो भी आप टेस्ट करने जा रहे हो यानी प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहे हो उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। उसके बाद टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी हाइपोथेसिस इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको हम टेस्ट कर सकें, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि रिजल्ट जो भी आए, ठीक है, अगर आपका एक बार आ गया कि हाँ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है तो आपका इन फ्यूचर भी रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए, उसी के रिलेटेड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटली उसका विपरीत आ जाए, यानी ऑपोजिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो शुड बी कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी, रिजल्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल टू ऑल, सिंपल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हार्मनी होना चाहिए, हाँ जो भी आपका हाइपोथेसिस का टाइटल है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि फ्री फ्रॉम कंट्रैक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट से, विवाद विबूद ना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई आपने टॉपिक हाइपोथेसिस का हेडिंग वो दे दिया टाइटल कि जिससे क्या हो सकता है कन्फ्लिक्ट आ गई है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, यानी जो भी आपका रिसर्च है, सॉरी हाइपोथेसिस है, वो इस तरह से होना चाहिए कि आपको उसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर टेक्निक्स टूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसी हाइपोथेसिस बना लेते हो कि आपके पास उसको वैलिडेट या एम्पेरिकली वैलिडेट करने के लिए आपके पास टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स ही नहीं है, तो फिर उस हाइपोथेसिस का कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो द साइंटिफिक मेथड्स आर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द प्रपोज्ड प्रॉब्लम। पर्पसफुल होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम, और वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल टर्म्स में भी कहीं ना कहीं उसको हम वेरीफाई कर पाएँ। एंड इकोनॉमिकल, यानी आपकी कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए, एंड टाइम अफेक्टिव भी होनी चाहिए, यानी आपका समय और जो आपकी लागत है मनी वो भी आपका कम यूज़ हो। तो ये कुछ आ जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स। नाउ सोर्सेस क्या क्या होते हैं हाइपोथेसिस के साधन, ठीक है, तो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कर सकते हो आप, यस, प्रीवियस रिसर्च कंडक्ट हुई हैं आप उनको देखो, ठीक है, जो जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। एकेडमिक लिटरेचर, ठीक है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। इंटरेक्शंस विद एक्सपर्ट जो ऑलरेडी इंगेज्ड है इन द वेरियस फील्ड रिलेटेड टू द रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स, तो वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ, ठीक है। देन आता है वर्सेटैलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, तो अपना थोड़ा दिमाग का भी यूज़ करके थोड़ा आप जनरेट कर सकते हो खुद से भी। एनालॉगीज एंड करंट प्रैक्टिसेस, अब एनालॉग क्या होता है, देखो एनालॉग क्या होता है मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं सिंपल भाषा के अंदर। सिंपली ऐसे याद रखो कि फॉर एग्जांपल आपने पहले देखा कि एक रिसर्च हो पड़ी है, ठीक है, ऑलरेडी और वो हो रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल उठा लो कि गवर्नमेंट स्कूल्स, और कौन से स्कूल्स, प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर देखा था कि आईसीटी टूल्स का जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो देखा वहाँ पे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक पर्सन हो रहा है, उसने देख लिया कि अभी हम जो है वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे, लेकिन सिचुएशन सेम है, तो आप इसी के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे भी हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एनालॉगस, यानी पैरेलल सिचुएशन में आप वही वाली हाइपोथेसिस जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम नॉलेज कि हाँ इसने इस तरह से ये चीज़ करी थी, इस तरह से हाइपोथेसिस डिज़ाइन करी थी, बस फ़र्क क्या था, ये भी प्राइमरी स्कूल है लेकिन बस ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स थे, है तो प्राइमरी ही, ठीक है। नाउ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ये भैया आ गया, एकेडमिक पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स जो भी पब्लिश्ड हुए हैं उनको रिव्यू करो, वहाँ से हेल्प लो। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो आप, डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फिनोमेना रियल वर्ल्ड, और उसी के हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा फॉर हाइपोथेसिस। तो ये कुछ सोर्सेस आ गए। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये भैया आ गया, जो भी आपने लाइफ में अपने प्रोफेशंस के अंदर जो भी आपको इश्यूज आपने इनकाउंटर करे यानी एक्सपोज हुए आप, तो वहाँ से भी आप हेल्प मिल जाएगी आपको। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स आ गया कि आप क्लासिकल थ्योरीज से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एनालॉगिस मैंने आपको बता दिया, पैरेलल कंक्लूजन ड्रा करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और एजुकेशन सेटिंग के अंदर भी आप प्रॉब्लम जो है ये वही आ गया, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड ही, ठीक है। साइंटिफिक मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो आप, पहले प्रीलिमिनरी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, फिर आपका क्रिएटिव थिंकिंग यानी अपने थोड़ा दिमाग का भी यूज़ कर सकते हो, लॉजिक तर्क लगा के, ठीक है, और स्पेकुलेटिव रीजनिंग करके। तो ये कुछ आ जाएंगे सोर्सेस।
उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस की, जो हाइपोथेसिस होती है हमारी, इसका क्या महत्व है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारी हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में कि फाइनल आउटकम परिणाम क्या आ सकता है, ठीक है। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है रिसर्चर को कि हाउ यू हैव टू कंडक्ट द रिसर्च, ठीक है, व्हाट स्टेप्स व्हाट मैथोलॉजी यू हैव टू अडॉप्ट, एंड हेल्प इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी उसका विश्लेषण करना, कैसे कलेक्ट करना है, कौन से टूल्स, कौन से मेथड्स। राइटिंग रिपोर्ट, यानी जब आप फाइनल में अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको आप निकाल लोगे तो रिपोर्ट कैसे बनानी है, आपने कौन से मेथड्स यूज़ करे, उसका पूरा एक सीक्वेंस से चलता है, वो कैसे लिखना है। रेलिवेंट फैक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन से फैक्ट मेरे को उठाने हैं, कौन से मेरे को इग्नोर करने हैं। गाइड की तरह काम करता है ये, ठीक है। ब्लाइंड मैथोलॉजी जो भी है उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपके सामने लिख रखा है कि आपको ऐसे ऐसे करके स्टेजेस पास करके एंड तक जाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरे को ये सीढ़ी जो है वो चढ़नी है, तो यानी ब्लाइंड मैथोलॉजी को भी प्रिवेंट करता है। टूल्स मैथोलॉजी सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच में लिंक, यानी उसकी तरह लिंक की तरह भी कभी ब्रिज यानी ज्वाइन करता है उनको, ठीक है, ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये आ जाएगी कुछ इंपॉर्टेंस। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो आपको मैक्सिमम इनके बारे में आइडिया है, ठीक है। तो वन बाई वन करके देखेंगे। ऐसे ये 12 यहाँ पे हाइपोथेसिस की टाइप्स लिख रखी हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जैसे सिंपल कम्प्लेक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल लॉजिकल होता है, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया, नल एंड अल्टरनेट हो गया, कैजुअल वर्सेस एसोसिएटिव, और डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर हम सिंपल हाइपोथेसिस, तो सिंपल हाइपोथेसिस इतना याद रखना कि इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल की बात होती है बस। ये क्या करता है कि एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, आप इसमें ऐड कर सकते हो कि सिंपल हाइपोथेसिस एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि बताती है हमको कि 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, या उसकी बात करता है, किसकी बात, 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन की बात। समझ आई आपको। तो एक वेरिएबल को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम काज भी कहते हैं यानी कारक, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको अफेक्ट यानी प्रभाव कहते हैं। समझ आई। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि सिंपल हाइपोथेसिस वो वाली हाइपोथेसिस होती है कि यहाँ पे सिर्फ हम 2 वेरिएबल के रिलेशन या उनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं। समझ आई। जैसे स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो एक तो हमारा ये आ गया वेरिएबल, दूसरा कैंसर आ गया, ये आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्मोकिंग करोगे उतना ही ज़्यादा कैंसर। समझ आई। इसमें एक और एग्जांपल लिख रखी है, क्योंकि आप थोड़ा ना ट्राई करें, अगर आप एजुकेशन में लिख रहे हैं तो जो आपकी एग्जांपल्स वगैरह होंगी वो शुड बी रेलिवेंट टू द एजुकेशन फील्ड ओनली, ठीक है। द हायर रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू क्राइम, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, बेरोजगारी होगी, उतने ही ज़्यादा क्राइम होंगे, ठीक है। तो एक तो वेरिएबल ये आ गया, एक ये आ गया, तो 2 वेरिएबल की बात करें तो दिस इज सिंपल हाइपोथेसिस। उसके बाद कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में यहाँ पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल की बात होगी, ठीक है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इन विच एज ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग वेरिएबल। तो अमंग का मतलब आप सभी को पता ही है, अमंग कहाँ लगता है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं हम, तो इसीलिए लिखा है अमंग वेरिएबल्स, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे मोर देन 2 होंगे हमारे पास। सिंपल एग्जांपल्स की बात कर लो, वहीं से उठा लो। स्मोकिंग, ड्रग्स कर, जैसे स्मोकिंग करोगे आप, धूम्रपान, ड्रग्स ले रहे हो और इसका कंजप्शन करते हो, तो इससे क्या होगा, कैंसर, टेंशन, डिप्रेशन, नर्व डैमेज, चेस्ट। तो बहुत सारे देखो, एक से ज़्यादा वेरिएबल की बात, सॉरी 2 से ज़्यादा वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। समझ आ गई आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। तो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू एम्पिरिकली, यानी जिसको वैलिडेट कर सकते हैं एम्पिरिकली, यानी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एम्पिरिकल डेटा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से, ये आपको पता है, ठीक है, यानी बेस्ड ऑन एविडेंस। सीक टू एस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि क्या कॉज है, यानी वही आ गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, ये तो आपको पता ही है। बिटवीन वेरिएबल्स दैट कैन बी वैलिडेटेड एम्पिरिकली, यानी जिनको हम एम्पिरिकली जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं बाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे रोल क्या है टेक्नोलॉजिकल लर्निंग में, तो हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। समझ आई। इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे भी देखो, एक टीचिंग मेथड आ गया, दूसरा आपका परफॉर्मेंस आ गया, तो ये वेरिएबल की बात हो रही है, एक वेरिएबल ये, दूसरा ये। होमवर्क का क्या इफेक्ट है एकेडमिक अचीवमेंट पे, ठीक है, तो आप इसको भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके इसका भी जो है वो वैलिडेट कर सकते हो। तो दिस इज एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। इसको स्टैटिस्टिकल भी कहते हैं, वैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे, एम्पिरिकल को ही हम स्टैटिस्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस याद रखना। उसके बाद इसके साथ ही आ जाएगा इसका ऑपोजिट,
यानी लॉजिकल हाइपोथेसिस, वहाँ पे हम एम्पिरिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप तर्क लगाते हो अपनी रीजनिंग, ठीक है, तर्क यानी लॉजिक का यूज़ करते हो। तो इज़ अ स्टेटमेंट आर प्रेडिक्शन, ठीक है, या प्रिपोजिशन और अजम्पशन बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पर आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, यानी लॉजिक रीजनिंग का यूज़ करके, तर्क जिसको हम कहते हैं। जैसे रोल ऑफ मोटिवेशन इन एकेडमिक सक्सेस, कि मोटिवेशन का क्या रोल है एकेडमिक सक्सेस में, तो आप यहाँ पे अपना थोड़ा लॉजिक और थोड़ा रीजनिंग का यूज़ करके एक हाइपोथेसिस बनाते हो। जैसे कि जो बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी खुद से अंदर से कोई रिवार्ड या पुनिशमेंट का डर नहीं है उनको, ना वो किसी रिवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि उनकी अचीवमेंट ज़्यादा होती है दैन, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक लिख देना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जो बच्चे रिवार्ड या पुनिशमेंट से बचने के लिए मोटिवेटेड होते हैं उनसे ज़्यादा किन बच्चों की अचीवमेंट ज़्यादा होती है, जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, जो अंदर से मोटिवेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करा यहाँ पे, आपने यहाँ पे अभी तक डेटा कलेक्ट नहीं करा, यानी बिल्कुल लॉजिक के आधार पर आप यहाँ पे बात बोल रहे हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फीडबैक फ्रॉम टीचर्स लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू नो फीडबैक, ये भी आपने थोड़ा लॉजिक और रीजनिंग या थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज़ करके एक हाइपोथेसिस बना दी कि जहाँ पे फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, यानी जिन बच्चों को टीचर से फीडबैक मिलता है ना, उनकी अचीवमेंट या परफॉर्मेंस अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नो फीडबैक, और जिनको फीडबैक नहीं मिलता उन बच्चों की परफॉर्मेंस कम होती है। तो ये भी आप यहाँ पे लॉजिक और रीजनिंग का यूज़ करके एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज लॉजिकल हाइपोथेसिस। उसके बाद नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस इतना याद रख लो, इसको डिनोट करते हैं हम H0 से या HO से, H0 से करते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जो कि हमेशा ये कहती है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उल्टा बोलती है। ये क्या बोलती है कि नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स, बस इतना याद रखो। ऐसी प्रिपोजिशन, ऐसी अजम्पशन एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको बताया हमेशा कि उल्टा करेगी ये। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमेशा यही बोलेगा, ठीक है। तो एजुकेशन हैज़ नॉट सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन दी सोशल नॉर्म्स, कहते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनके ऊपर एजुकेशन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ये बोलती है हमारी नल हाइपोथेसिस। यानी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है कि कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है किसका, वेरिएबल्स के बीच में। कहता है कि द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, ये बोलती है कि कोई भी रिलेशन जो है वो या स्टूडेंट की अचीवमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसका, डिजिटल टूल का यूज़ करने से। तो नो बोल रही है ये भी। अब देखो जब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो इसका कुछ ऑपोजिट भी तो हाइपोथेसिस बनेगा ना। अगर ये वैलिड नहीं हुई यानी फेल होगी तो कुछ तो बनेगी ना, तो इसका उल्टा जो हाइपोथेसिस बनती है, यानी इसको टैकल करने के लिए, ठीक है, जब आप या जब कोई रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को फुली रिजेक्ट कर देता है तो फिर एक न्यू हाइपोथेसिस बनती है जिसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि बिल्कुल ये विपरीत बोलती है किसके, नल हाइपोथेसिस के। ये देख लो यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस ऑफन टेस्टेड टू बी आइदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा। ये वही आ गया कि एम्पिरिकल यानी थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन आप जो है इसको टेस्ट करते हो और ये आइदर रिजेक्ट भी हो सकती है या फिर एक्सेप्ट भी हो सकती है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि ये देखो, व्हेन रिसर्चर टोटली रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस को उसने रिजेक्ट कर दिया टोटली, तो फिर यहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को और फिर बोलता है कि नहीं, नल हाइपोथेसिस गलत बोल रही है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे इसको HA या H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो H1 इज एक्सेप्टेड व्हेन H0 इज रिजेक्टेड एम्पिरिकली, ठीक है। तो यही होगा ना, उसके अपोजिट। जैसे वो बोल रहा था कि एजुकेशन, नल हाइपोथेसिस में क्या था, वो यहाँ पे था कि एजुकेशन का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है किसका, सोशल नॉर्म्स के, ये बोल रही थी नल हाइपोथेसिस। लेकिन अल्टरनेट बोलेगी कि नहीं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट अफेक्ट है। समझ आएगी कि एजुकेशन का सिग्निफिकेंट अफेक्ट होता है किस पे, सोशल नॉर्म्स पे। उधर था कि टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल टूल का यूज़ करने से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट अचीवमेंट्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ये बोल रही थी नल हाइपोथेसिस। तो अब तो रिजेक्ट होगी ना, तो ये हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगी कि नहीं पड़ता है फ़र्क, ठीक है, उसका अफेक्ट होता है। समझ आई। तो ये आ जाएगी हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी जब कोई भी रिसर्चर टोटली रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को, देन एक नई हाइपोथेसिस को डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम अल्टरनेट कहते हैं। समझ आई। उसके बाद आती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इतना याद रखो कि ये रिलेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा।
ठीक है। तो कहता है कि इट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स प्लस उनके बीच में रिलेशन भी, बस इतना याद रखो, ठीक है। जैसे अगर कोई एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो या डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी जो है वो वेरिएबल चेंज करेगा, वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन लीड्स टू हायर इनकम लेवल, तो डायरेक्शन भी बता रहा है ना कि अगर आप अच्छी एजुकेशन यानी शिक्षा, हायर लेवल तक शिक्षा हासिल करते हो तो आपका जो इनकम लेवल होगा वो भी आपका बढ़ेगा, यानी आपको अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी इनकम मिलेगी। तो एक डायरेक्शन भी बता रहा है, रिलेशन भी बता रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ में आ जाएगा इसका ऑपोजिट, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स विदाउट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि उनके संबंध का डायरेक्शन क्या है, कौन सी दिशा में है, ये यहाँ पे नहीं बताता, बस सिंपली बोलता है कि रिलेशन होता है। जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग, कि जो शिक्षक और छात्रों का रिलेशन होता है ना वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है किसको, बच्चे की अधिगम को, ये जो वो सीख रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि उसका बढ़ता है कि कम होता है, ये नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताई है, ओनली रिलेशन बताया हुआ है। तो दिस इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके बाद कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक स्टेटमेंट या अजम्पशन होती है दैट प्रेडिक्ट द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ये लिख रखा है। तो एकदम कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, ये किसकी बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे यहाँ पे कॉज क्या आ जाएगा, मेथड ऑफ टीचिंग, इफेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे कि स्टूडेंट की अचीवमेंट्स, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव हाइपोथेसिस में क्या लिखा है, देखो इसमें एक ये भी फ़र्क होता है कि कैजुअल हाइपोथेसिस जो होती है ना, कॉज एंड इफेक्ट तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं ये इंड्यूस्ड है, हम खुद इसको जो है वो इंड्यूस करते हैं यहाँ पे। और एसोसिएटिव में क्या होता है, सेम ही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा कॉज एंड इफेक्ट की ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे लिख रखी होगी एक बात कि इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, जैसे हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे लोअर द ब्लड शुगर लेवल लोअर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस अमंग डायबिटिक पेशेंट्स, समझ आ गई कि अगर ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है अगर वो कम हो जाता है ना, इससे क्या हो जाएगा, जो रिस्क है इन्फेक्शंस के वो भी डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कम हो जाएंगे। अब शुगर लेवल तो जो ब्लड के अंदर है, ठीक है, इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, यानी नेचुरल सेटिंग में विदाउट मैनिपुलेशन। समझ आ गई आपको, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। यानी बस यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स की बात होती है, लेकिन नेचुरल सेटिंग में होता है विदाउट मैनिपुलेशन, इतना याद रखना। यहाँ पे विद मैनिपुलेशन की बात हो रही है क्योंकि आप मेथड ऑफ टीचिंग आपके हाथ में है, ठीक है, आप खुद अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल हो गया। देन इंडक्टिव हाइपोथेसिस और डिडक्टिव हाइपोथेसिस, यानी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरलाइजेशन फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो उससे जो है आप जनरलाइजेशन फॉर्म बनाना। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरी। तो ये थोड़ा सा देख लेना, अगर ये नहीं करनी होगी तो छोड़ देना, ठीक है। बाकी इससे पीछे जो है बहुत सरल भाषा के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, वो आप सारी जो है वो कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।